हेलो पीपल, आई होप यू डूइंग वंडरफुल 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 एंड बहुत सारे स्ट्रगल के बाद में वे रिकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 का क्विक रिवीजन अगेन फोकस करना चाहिए यारों। सारे के सारे टॉपिक्स यहां पे रैप अप करेंगे हम। तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर 7 का ओवरव्यू बेटा जी आप बच्चों ने क्या करना है, वंस द क्विक रिवीजन इज डन देयर आफ्टर मैं स्क्रीन पे रखूंगा, यहां से आप इन सब चीजों को पेन डाउन कर लेंगे आपके नोट्स में। चलो बेटा जी, क्विक रिवीजन ऑफ बैंक फाइनेंस हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा है लास्ट वीक में पूरा का पूरा चैप्टर। अब हम इसका फटाफट से टॉपिक देख रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, बैंक फाइनेंस। बैंक फाइनेंस में हमने पढ़ा है फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, दो तरह से हो सकता है। नॉन फंड बेस्ड इस चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फंड बेस्ड में हमने यहां पे पढ़ा है ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट अकाउंट, बिल्स फाइनेंस, लीजिंग फाइनेंस एंड लास्ट में हायर परचेज। बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीज हमने यहां पे देखी। चलिए 7.4 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हिट 7.4। चलो बेटा जी, ये हुआ 7.4। 7.4 पे हमने देखा कि बैंक कौन कौन से तरीके से आपको पैसे देता है। तो सबसे पहला एक तरीका हो गया, कैसे, यहां पे हम पढ़ रहे फंड बेस्ड तरीके से, ओवरड्राफ्ट में, ओवरड्राफ्ट फॉर्म में। तो ओवरड्राफ्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट कि आप बैंक आपको अलाउ कर देता है कि आप नेगेटिव बैलेंस रख सकते हो। तो आपका मान लीजिए कोई चेक आ गया तो बैंक उसको पास कर देगा इवन इफ यू डू नॉट हैव मनी इन योर बैंक अकाउंट, दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। तो जितने दिन के लिए आपने ओवरड्राफ्ट लिमिट को यूज किया है उतने दिन का आपको इंटरेस्ट देना होता है। लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। ओवरड्राफ्ट allowing the customer to draw checks over and above the balance in account, allowing the customer to draw the checks over and above the balance in the account, that is overdraft. Thereafter it is generally to current account, exceptional cases में saving account को option दिया जाता है, generally it is with current account. Next is generally clean, means unsecured, high rate of interest. इसके दो टाइप हो सकते हैं, secured and unsecured. Unsecured is also known as clean or temporary overdraft. That is all about overdraft, that's it. इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा जी कैश क्रेडिट अकाउंट। What is कैश क्रेडिट अकाउंट? ये भी छोटा सा कंसेप्ट है। इट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, इसका मैक्सिमम टेन्योर 1 ईयर तक रहता है। इट कैन बी रिन्यूड आफ्टर दैट 1 ईयर। यहां पर हमने पढ़ा था इसका मॉडरेटली हाई रेट होता है, मॉडरेटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। इसके भी दो टाइप रहते हैं, ओपन कैश क्रेडिट एंड की कैश क्रेडिट। वेरी इजी। फिर हम लोग बिल्स फाइनेंस पे। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बिल्स फाइनेंस पढ़ने की जरूरत है, लेकिन यहां पे हमने क्या पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया कि शॉर्ट टर्म होता है, सेल्फ लिक्विडेटिंग होता है। और भैया जी पूरा डेप्थ में हमने यहां पे पढ़ा बिल्स फाइनेंस को कि व्हाट डू यू मीन बाय बिल फाइनेंस। बिल फाइनेंस इज नथिंग बेटा जी, अरे बिल्स डिस्काउंटिंग जैसे कहते हैं वही बिल फाइनेंस है। कि भैया जी आज मैंने कोई सेल कर दी, मेरे पास उसका बिल है कि 2 महीने बाद उससे मुझे पैसे मिलने वाले हैं। मैं जाता हूं बैंक के पास या फिर फैक्टर के पास, मैं जाता हूं बैंक के पास और मैं बैंक के पास जाके बोलता हूं कि हे बैंक, जैसे कि फैक्टरी में फैक्टर होता है वैसे ही, हे बैंक ये 2000 का बिल है, इससे मुझे पैसे मिलने वाले हैं 2 महीने के बाद, आप अभी पैसे दे दो ना। बैंक मुझे दे देता है अभी पैसे, लेकिन कुछ कमीशन काट के, फॉर एग्जांपल 1900 रुपीज ड्यू डेट पे बैंक जाके उस कस्टमर से 2000 कलेक्ट कर लेता है। दैट इज बिल्स फाइनेंस। ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, ये आपने बहुत बार, बहुत से ज्यादा बार आप ये पढ़ चुके हो। फिर मैंने आपको बहुत समय देके पढ़ाया था बिल्स फाइनेंस के टाइप्स। यहां पे बिल्स फाइनेंस के टाइप पढ़े थे कि डॉक्यूमेंट्री बिल हो सकता है, क्लीन बिल हो सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री बिल, क्लीन बिल। डॉक्यूमेंट्री मींस इट इज क्रिएटेड अगेंस्ट सेल और परचेज ऑफ गुड्स। हमने कुछ गुड्स बेचे, सर्विसेज दी, उसके अगेंस्ट बिल क्रिएट हुआ, दैट इज डॉक्यूमेंट्री। क्लीन मतलब नॉट अगेंस्ट एनी सेल और परचेज। नाउ डॉक्यूमेंट्री बिल दो टाइप के हो सकते हैं, डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट, डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। द इशू इज कि एक्चुअल गुड्स का हम टाइटल उसे कब ट्रांसफर करेंगे। इफ इट इज डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट, डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट का मतलब है जब वो कस्टमर 2 महीने बाद पेमेंट करेगा तब गुड्स की ओनरशिप उसको शिफ्ट होगी। एंड डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जैसे उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, अभी उसने जैसे बिल एक्सेप्ट कर लिया, डिलीवरी ओनरशिप उसकी हो चुकी है। सो देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री बिल, डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट, डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। समझना, आप समझो कस्टमर हमेशा क्या चाहेगा, डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ताकि मैंने बिल एक्सेप्ट किया और मेरे को ओनरशिप दे दो। 2 महीने बाद क्यों दोगे, मुझे अभी दे दो। लेकिन अगर डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट है तो जब वो 2 महीने बाद में बैंक को पेमेंट करेगा तब उसको एक्चुअली ओनरशिप मिलती है। ठीक है, ये डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होता है, उसमें यूजेंस बिल होता है, टाइटल हैज बीन ट्रांसफर्ड, पेमेंट विल बी डन ऑन द डेट ऑफ ड्यू डेट। क्लियर, सिंपल। तो ये हमने पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू बिल ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ गए लीजिंग फाइनेंस। मैंने आपको बताया था लीजिंग फाइनेंस क्या होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है यहां पे, लेसर है कि यार एक व्यक्ति है मेरे पास कि उसको 4 ट्रैक्टर चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो मैंने मार्केट से 4 ट्रैक्टर खरीदे, उसको दे दिया, उसको बोला कि हर महीने इन 4 ट्रैक्टर का रेंटल देते रहना। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पर ट्रैक्टर खरीदते रहे, मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने कहा रुको, बैंक के पास गया, बैंक लोन दे दो ना, मेरे को 4 ट्रैक्टर लेने हैं, जो मुझे रिलीज रेंटल आएगा उससे मैं आपका इंस्टॉलमेंट पे करते जाऊंगा। इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा। इवेंचुअली वो जो 4 ट्रैक्टर है उसी को एज अ सिक्योरिटी भी दे रखा है बैंक को, क्योंकि टाइम टू टाइम वो अगर लीज रेंटल देगा तो मैं ईएमआई भी दे दूंगा, राइट। तो डिफॉल्ट की बात ही नहीं आती है। तो दैट इज नोन एज लीज फाइनेंसिंग। फिर आता है हायर परचेज फाइनेंसिंग। हायर परचेज फाइनेंसिंग बहुत खास कुछ नहीं है, यहां पे इतना सा रहता है दैट द हायरर गेट्स द ऑप्शन टू परचेज एट द एंड ऑफ द पीरियड।
कि हायर परचेज के अंदर और लीज में क्या फर्क है, लीज में मैंने यूज कर लिया, एंड में दे दूंगा खत्म। हायर परचेज में मैंने जब तक इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं तब तक तो मेरे पास है, और एंड में जैसे मैं लास्ट जब वो खत्म हो जाता है, देन आई गेट एन ऑप्शन टू परचेज दैट एज वेल, आई गेट एन ऑप्शन टू परचेज दैट एज वेल। हायर परचेज, दैट्स इट, मस्ती में रहना। यहां पे क्या लिखा है, इसका टेन्योर इज 5 years और इकोनॉमिक लाइफ विच एवर इज लोअर। यहां तक तो मैंने आपको पढ़ाया ही था, लेकिन इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैंने आपको यहां पे हायर परचेज और हाइपोथेकेशन का डिफरेंस भी बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय हायर परचेज एंड व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेकेशन, समझना अच्छे से। हायर परचेज और हाइपोथेकेशन में खास चीज क्या है, हायर परचेज देखो, बोरोअर्स पेज रेंटल फॉर द टेन्योर एंड ऑन पेमेंट ऑफ द लास्ट रेंटल द ओनरशिप ट्रांसफर टू द बोरोअर। ठीक है भैया जी, हायर परचेज में क्या हो रहा है कि यार आज मैंने गुड्स ले लिए, 4 साल का ईएमआई, 4 साल तक मैं उसका इंस्टॉलमेंट 4 साल तक मैं उसका रेंटल पे कर रहा हूं, जब 4 साल की आखिरी रेंटल पे कर दूंगा ना, उस समय मुझे ओनरशिप मिल जाएगी हायर परचेज। सो द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। वेयर एन हाइपोथेकेशन ऐसा नहीं होता, आपने बाइक ली, अब भी हाइपोथेकेशन के लिए तो इमीडिएटली ओनरशिप आप पे ट्रांसफर हो गई है, अब ईएमआई चलती रहेगी। दोनों केसेस में होता है कि अगर आपने यहां पे भी भले हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट पे नहीं की या हाइपोथेकेशन के बाद भी आपने ईएमआई पे नहीं की है, तो बैंक आपसे आके आपका असेट लेके जा सकता है। तो हायर परचेज में तो असेट ले जाएगा और हाइपोथेकेशन असेट बेच के वो अपना पैसा रिकवर कर लेगा। तो दिस इज हायर परचेज एंड हाइपोथेकेशन। हमने देखा था कि चैप्टर 7 में क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर 7 में सबसे पहली चीज हम ये पढ़ते हैं, इसके बाद आता है क्रेडिट अवेलेबल फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। बस ये खास टॉपिक है, बाकी तो सब लड्डू ही लड्डू आपका इंतजार करते हैं। सो द सेकंड टॉपिक इज क्रेडिट अवेलेबल फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। हमने पढ़ा था एक्सपोर्टर के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट रूट, रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट रूट, फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट रूट, और लास्ट आता है फोरफिटिंग, जो एडिशनल टॉपिक्स में मैंने आपको पढ़ा था। फिर आता है इंपोर्टर, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट, ईसीबी पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर। चलिए यार, क्रेडिट अवेलेबल फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, ये काफी आसान है। क्रेडिट अवेलेबल फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, ये देखो यहां पे क्रेडिट अवेलेबल फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। सबसे पहले एक्सपोर्टर की बात करते हैं, क्या क्या सबसे पहला रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट। कहने का मतलब है भैया मैं कुछ एक्सपोर्ट करने वाला हूं, उसके लिए मुझे क्रेडिट चाहिए। दो हो सकते हैं इसके अंदर, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट। तो रुपी में आपको क्रेडिट मिलेगा फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, यहाँ पे रॉ मटेरियल वगैरह लेना, आपको बहुत सारी चीजें करनी थी। यू कैन बोरो मनी इन रुपीज फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट। प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, तो होता क्या जनरली यू गेट प्री शिपमेंट का क्रेडिट आपको मिल जाता है, सो दैट आपको शिपमेंट के लिए रॉ मटेरियल्स वगैरह सब चीजें लेने के लिए। फिर आपने शिपमेंट करा दिया है, बट पेमेंट तो बाद में आएगा वहां से, तो आप पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट भी लेते हैं। पोस्ट शिपमेंट लोन से सबसे पहली चीज जो आप करते हैं वो है प्री शिपमेंट लोन को पे ऑफ करते हैं। मैं जो बोल रहा हूं आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। पोस्ट शिपमेंट आपने लोन लिया, उससे पहले प्री शिपमेंट लोन को आपने पे ऑफ कर दिया, फिर आपका पैसा बचा, जैसे ही वहां से आपको पैसा मिलेगा आप ये पोस्ट शिपमेंट लोन भी रीपे कर दोगे। एग्जैक्टली सेम चीज होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट, रुपी डीम्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट में क्या हो रहा है, सेम रुपी में बोरिंग मिलेगी, बट दिस इज नॉट फॉर एक्सपोर्ट, दिस इज फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब क्या, इफ यू आर सेलिंग टू SEZ, if you are selling to foreigners in India, if you are selling to foreign organizations in India, जहां पे पैसा आपको फॉरेन करेंसी में आ रहा है, तो वो सेल करने के लिए पैसा, आपको पैसा चाहिए आपको थोड़ा सा, ताकि आप वो गुड्स को प्रोड्यूस करें फिर सेल कर पाए, तो उसके लिए भी मिलता है। प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट दोनों मिलते हैं। फिर आ गया फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट, सेम थिंग, द डिफरेंस इज जस्ट कि यहां पे आप जो बोरिंग मिलती है वो भी फॉरेन करेंसी के अंदर मिलती है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए 3 तरह से आपको लोन मिल सकता है, तीनों में प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट का ऑप्शन है। हम जाते हैं पेज नंबर 7.9 पे, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ये सब चीजें हैं रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के अंदर। फायदे क्या है सब देखो। शॉर्ट टर्म लोन होता है यारों, ठीक है, फॉर प्रोक्योरिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आपको प्रोसेसिंग करने के लिए जो पूरा लोन चाहिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए लोन चाहिए, वो मिलता है यहां पे आपको प्री शिपमेंट के अंदर। द टेनोर इज अप टू 3 to 6 months और इन एक्सेप्शनल केसेस 9 months, 3 से 6 महीने का मिलता है, एक्सेप्शनल केसेस में 9 months का मिल सकता है। इट इज गिवन एज कंसेशनल रेट। सर कंसेशनल रेट पे क्यों दे रहे हैं, अरे एक्सपोर्ट करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। And thereafter, pre-shipment advances are to be repaid out of finance made available at post-shipment stage or from eligible resources। जो मैं कह रहा था कि pre-shipment लोन को पे ऑफ कैसे करेंगे, post-shipment लोन लेके। सर एक लोन से दूसरा लोन, अरे ऐसा कोई गलत नहीं है, बिकॉज post-shipment लोन लिया, pre-shipment पे ऑफ कर दिया, और जैसे ही हमारे कस्टमर ने अब्रॉड से पैसा भेजा और हमें सारे लोन पे कर दिए। पोस्ट-shipment short term advances loan given to exporter after shipment of goods to the date of realization of proceeds, कि जब तक पैसा आएगा तब तक के ले लो हमसे। फिर ये आया, फिर हमने फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट के बारे में बात करते हैं कि फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट प्री शिपमेंट भी हो सकती है और पोस्ट शिपमेंट भी हो सकती है। फोकस करना, प्री शिपमेंट है अगर फॉरेन करेंसी, यू गेट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी बाय डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग एक्सपोर्ट बिल अंडर एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम। पढ़ा था कि आप क्या करते हो, प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम के तहत अपने बिल को डिस्काउंट करके पैसा ले लेते हो। शॉर्ट टर्म जनरली मैक्सिमम 360 डेज कैन बी एक्सटेंडेड ऑन टर्म्स, ठीक है। देन इट इज एट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रेट्स। फर्दर इसमें ऑप्शंस क्या है, ये मैंने बहुत घुस के पढ़ाया था। 3 ऑप्शंस रहते हैं। पहला तो क्या है, टेक रुपी क्रेडिट एंड कन्वर्ट टू फॉरेन करेंसी। आपको अगर फॉरेन करेंसी में पैसा चाहिए तो रुपी क्रेडिट पे ले लो, इजीली मिलता है, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा लो। दूसरा,
डिस्काउंट द एक्सपोर्ट बिल अंडर द एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम, ये सबसे आसान है। और तीसरा है दोनों का मिक्स, टेक प्री शिपमेंट क्रेडिट इन रुपीज एंड देन कंसीडर ईबीआर स्कीम फॉर पोस्ट शिपमेंट। तो पहला क्या हो गया, पूरा रुपी में ले लो ना यार, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लेना। दूसरा, अरे यार फॉरेन करेंसी में ये डिस्काउंटिंग करा के ले लो ना यार। और तीसरा, भैया प्री शिपमेंट रुपीज में ले लो, पोस्ट शिपमेंट इसमें कंसीडर कर लेना। Post shipment credit in foreign currency, bank can discount the export bill to provide post shipment finance, or bank can extend the finance if pure shipment is also available. Is available by discounting the export bill. खत्म। तो क्या कह रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई, सिंपल सी बात इतनी सी हो रही है भैया जी कि यहाँ पे when it comes to foreign currency there is a different scheme altogether. The scheme is export bill rediscounting scheme. तो ये एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम के तहत आप क्या कर सकते हो, प्री शिपमेंट एडवांस दे सकते हो। पोस्ट शिपमेंट अगर आपने प्री शिपमेंट लिया था तो एक्सटेंड करा सकते हो, नहीं लिया था तो अभी भी ले सकते हो आप। तो प्री शिपमेंट भी अगर आपने इसी स्कीम के तहत लिया था तो इसको एक्सटेंड करा सकते हो, और इस स्कीम के तहत नहीं लिया था, रुपी क्रेडिट स्कीम के तहत लिया था, तो पोस्ट शिपमेंट में इससे नया क्रेडिट इस स्कीम के तहत ले सकते हो। सो दिस इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, हमने खुद के पढ़ा है तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेन ये ध्यान रखना है कि जब फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है तो यहां पे दिस स्कीम प्लेज अ मेजर रोल, एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम। इसके तहत हम बिल डिस्काउंट करके पैसा कलेक्ट करते हैं। ये हो गया यहां पे बात। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्टर की। इंपोर्टर एक्सपोर्टर की हो गई, इंपोर्टर की बात आती है। बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, ईसीबी। ईसीबी यहां पे पढ़ना नहीं है, बायर्स क्रेडिट का कोई मतलब ही नहीं हुआ यहां पे कि भैया जी आपने क्या किया। यहां पे ये देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पे मान लीजिए बायर्स क्रेडिट, तो हम जो बायर हैं हमने बैंक से लोन ले लिया, और बैंक वाले को बोल दिया कि वहां पे पे कर दो, ठीक है। तो हमने हमारे लेवल पे लोन अरेंज कर दिया है और हम इस बैंक को इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे। ये हो गया बायर्स क्रेडिट, हमारे लेवल पे मैनेज कर रहा है इंपोर्टर। सप्लायर्स क्रेडिट कि हमारा जो सप्लायर उसने बोला कि अरे लोड मत लो, तुम ही मुझे इंस्टॉलमेंट में दे देना। So it is as easy as that. If the supplier is allowing you to pay in installment, that is supplier's credit. If supplier is saying नहीं मुझे तो कैश पेमेंट ही चाहिए अभी के भी पूरा, then you take a loan from the bank, then buyer is arranging the credit, that is buyer's credit. और ECB आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 में। अब अगर मैं बहुत ही खुशी के साथ देखता हूं तो इस चैप्टर के सबसे दो बड़े टॉपिक होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। बैंक फाइनेंस इज डन एंड क्रेडिट अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज डन। फिर आते हैं हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स। प्रोजेक्ट पुपू कैसा है तू, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी कैसा है, तेरे पास आ रहा हूं मैं। 7.11 टू 7.16 को फोड़ने के लिए बढ़ते हैं 7.11 प्रोजेक्ट फाइनेंस। अब सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सर, वहां पे फोरफीडिंग एडिशनल टॉपिक्स के अंदर आएगा। वो ये आ गया आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या है, इट इज नथिंग। प्रोजेक्ट फाइनेंस इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। कंपनी कैन फाइनेंस सच लार्ज प्रोजेक्ट्स इन टू वेज, दो वे से। क्या, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। समझना, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में द लेंडर हैज अ राइट टू रिकवर हिज मनी फ्रॉम अदर असेट्स ऑफ द कंपनी, कि उस कंपनी के जो दूसरे असेट्स हैं उससे भी पैसे रिकवर कर सकती है कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में अगर ये पैसे नहीं रिकवर हो तो सिर्फ उस प्रोजेक्ट से ही, उस प्रोजेक्ट के असेट्स ही बेच के पैसे रिकवर हो सकते हैं, कहीं और नहीं। तो आप लॉजिकली समझो, लेंडर वुड वांट कि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग हो ताकि इस कंपनी के दूसरे असेट्स भी बेच सके, एंड द कंपनी वुड वांट कि एक नई कंपनी सेटअप कर रहे हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को, सिर्फ कि अगर ये कंपनी डूबे तो सिर्फ ये प्रोजेक्ट ही डूबे, हमारे बाकी कंपनीज को कुछ सेटअप नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इट हैज वेरियस इक्विटी इन्वेस्टर्स एज वेल एज सिंडिकेट्स ऑफ बैंक। रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज अ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, बिकॉज़ यहां पे आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, मोस्टली प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो रही है, तो अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उस प्रोजेक्ट के एसेट बेच के आपको पैसा रिकवर करना है सिर्फ अपना, और वहां पे संभावनाएं कम हो जाती है, कंपनी दूसरे एसेट्स को टच नहीं कर सकते। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज डन बाय द लेंडर elaboratively so as to understand whether the project is financially viable or not, financiable or not. अदर फीचर्स क्या होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव होते हैं ये सारे। हमने ऊपर ही कहा ना कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बड़ा बड़ा कैपिटल लगेगा। Thereafter हाईली लेवरेज्ड, मतलब इसके अंदर डेट का कंपोनेंट भी काफी ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म टेन्योर होता है, इसके अंदर पैसा रिकवर करने में काफी समय लगता है। इंडिपेंडेंट एंटिटी विद फाइनाइट लाइफ, बिकॉज आप एक नई कंपनी सेटअप कर रहे हो तो इट इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी विद फाइनाइट लाइफ। मेनी पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं यहाँ के अंदर, कॉस्टली अफेयर हो जाता है आपके लिए। एंड लास्ट इज जनरली नॉन रिकोर्स और लिमिटेड रिकोर्स, कि आपके पास में कोई रिकोर्स नहीं है कि कल को अगर ये प्रोजेक्ट नहीं चला तो यू डू नॉट हैव एनी रिकोर्स कि आप कहीं और से पैसा रिकवर कर पाओ। सो दैट इज द रिस्क इन्वॉल्व विद प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो जब भी एक लेंडर प्रोजेक्ट फाइनेंस में इन्वेस्ट करेगा तो ध्यान से करेगा, मैं कंपनी के दूसरे एसेट्स को तो बेच के रिकवर नहीं कर पाऊंगा पैसा, तो भैया मेरे को ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट अगर वायबल है, मुझे लगता है बिजनेस चलेगा, तो ही इन्वेस्ट करूं, अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं करूं, तो ही इनको लोन दूं, अदरवाइज लोन भी ना दूं। दैट इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट फाइनेंस। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। इसके बाद हमको दिखता है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। इसमें कुछ पढ़ाने लायक टॉपिक ही नहीं है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, कि भैया जी कोई भी एक व्यक्ति है तो वो बैंक को बोल रहा है कि हे बैंक, मेरी ये कुछ सिक्योरिटीज है ले लो,
और आप मुझे थोड़ा सा लोन दे दो, तो यहाँ बोला कि जनरली, ऐसा कुछ रूल नहीं, बट जनरली बैंक्स कौन कौन सी सिक्योरिटीज को एक्सेप्ट करते हैं? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नाबार्ड बॉन्ड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, डीमैट शेयर्स, एनएसएस, केवीडी, जो किसान विकास पत्र है, वो सारी चीजें, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ये सब जनरली एक्सेप्टेबल यूनिट्स के अंदर, जनरली एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज में आता है। Thereafter, the person will pay interest only on the amount utilized and for the period utilized. तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में भी ऐसे होता है, लाइक ओवरड्राफ्ट, कि मैं सिर्फ, मुझे आपने लिमिट दे दी 25 लाख की, मैंने जितना अमाउंट यूटिलाइज किया और जितने पीरियड के लिए यूटिलाइज किया, मैं उतने के लिए ही पैसा दूंगा। इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। इट इज सिक्योर्ड लोन, बिकॉज आपकी सिक्योरिटी दे रखी है। टेन्योर जनरली 1 ईयर रहता है। इंटरेस्ट रेट जनरली 12 to 15% रहता है। प्रोसेसिंग चार्जेस जनरली 2% रहते हैं। नो प्री पेमेंट चार्ज, प्री पेमेंट अगर आपने किया तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। एंड लोन अमाउंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अगर आपकी इक्विटी शेयर है तो कम मिलेगा आपको, और वहीं आपके नाबार्ड बॉन्ड से, किसान विकास पत्र है या फिर डिबेंचर से ज्यादा अमाउंट लोन का मतलब मार्जिन कम हो जाएगा वहां पे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि 1 करोड़ का आपका सिक्योरिटी है, इक्विटी शेयर तो हार्डली 50 लाख का लोन मिल सकता है, लेकिन वहीं अगर नाबार्ड के बॉन्ड्स और ऐसे तो हो सकता है आपको 70-80 लाख का भी लोन मिल जाए 1 करोड़ की बॉन्ड्स पे। सो इट रियली डिपेंड्स। दिस इज अगेन लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि द फर्स्ट 2 टॉपिक्स वर रियली क्रिटिकल फॉर यू। वंस दोस फर्स्ट टॉपिक्स आर डन, देन द एंटायर चैप्टर बिकम्स वेरी इजी। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। और फिर आता है हमारा एक टॉपिक फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग में बहुत डेप्थ में आपको पढ़ा चुका हूं अच्छे से। व्हाट इज फैक्टरिंग? फैक्टरिंग इज अ वे एंड मींस ऑफ सेलिंग योर रिसीवेबल। Factoring is a manner by which you can sell your receivable, अपने receivable debtors हम बेच देते हैं to a third party known as factor। वैसे तो हम फैक्टरिंग किसी भी बहुत सारे तरीके से पढ़ सकते हैं, और हमारे मॉड्यूल ने चिपक के एक एग्जांपल पकड़ा है, और हमें भी एग्जाम में से चिपक के रहना है कि उन्होंने क्या एग्जांपल लिया है कि फैक्टरिंग के अंदर एक व्यक्ति है, एक कंपनी है, उसके बहुत सारे डेटर्स हैं, उसने सेल कर दिए डेटर्स टू अ फैक्टर। फैक्टर विल पे द कंपनी 80% अपफ्रंट एंड 20% ऑन रिकवरी, कि जब कस्टमर से पैसा आएगा तब बैलेंस 20% मार्जिन कट करके उसको देगा, अपना कमीशन कट करके देगा, और 80% तो अपफ्रंट दे देगा। ये एग्जांपल से चिपकते हुए उन्होंने पूरी चीज समझाई है। देयरआफ्टर फैक्टरिंग कुड बी इन वेरियस मींस। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैंने आपको बताया एग्जाम में तो जो मॉड्यूल में हमने जैसे राइट हैंड साइड लिखा है वैसे आप चिपका सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। फिर फैक्टरिंग का प्रोसेस है, तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्रोसेस है, बट प्रोसेस पॉइंट नंबर 1 to 11 टॉक्स अबाउट फॉर्मेलिटीज एंड द कॉन्ट्रैक्ट। कि यार देखो, पहले मैं जाऊंगा मेरे एक ब्रोकर के पास में, सुनना, देख मेरी नीड समझ, वो मेरी नीड समझेगा, फिर वो बहुत सारे फैक्टर्स के पास जाएगा, ओ कि हाँ ये शॉर्टलिस्टेड है, फिर मेरे और फैक्टर के अगर टर्म्स मिल रहे हैं तो वो हमें मिलाएगा कि आ जाओ भैया आप तुम दोनों बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर लो। फिर हमारे जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर हमारी में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, उसके बाद में एक करके मेरे सारे डेटर्स मैं उसको दे दूंगा और वो पैसे रिकवर कर लेगा। एक्चुअल जो फैक्टरिंग का प्रोसेस है तो पॉइंट नंबर 12 to 15 में दे रखा है, जो ऊपर भी मैंने आपको समझाया। चलो ये हो गया पार्टी इन फैक्टरिंग, सेलर, बायर, फैक्टर। फैक्टरिंग का पूरा प्रोसेस, यहां तक तो फॉर्मेलिटीज ही है क्या कि सेलर इंटरेक्ट करता है अपने ब्रोकर के साथ, ब्रोकर प्रिलिमिनरी क्लाइंट प्रोफाइल बनाता है कि हाँ इसकी नीड क्या है, देयर आफ्टर कस्टमाइज फैक्टरिंग अग्रीमेंट तक बात जाती है कि हाँ इनकी नीड कैसी एग्जैक्टली, देन सेलर में भी आस्क्ड टू रिमिट अ फीस कि हाँ मेरा और फैक्टर मिल गए, खत्म। तब सेलर को बोलते हैं अब एक फीस दे दो, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर को बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे बिफोर फाइनलाइजिंग। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, बट उसके पहले सेलर फैक्टर को आपके डेटर्स को एनालाइज करना पड़ेगा, तो इसके लिए फैक्टर बोलता है एक छोटी सी फीस तो मुझे दे दो, वो अपना ड्यू डिलिजेंस करेगा। देयरआफ्टर आस्क्ड टू एडवाइज द बायर्स ऑफ द फैक्टर, सेंशन लेटर आएगा फाइनली आपके सेलर का कि हाँ मैं सेंशन करता हूं आपको, हमारे बिहाफ पे आप पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। सेंशन टर्म्स के अंदर ये सारी कंडीशंस हैं, वो सब वहां पे होनी चाहिए। एंड द डिस्काउंटिंग रेट्स चार्जेस, कि कितने चार्ज करेगा फैक्टर उसकी सर्विसेज के लिए, वो सब भी फिक्स होना चाहिए। इन द केस ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर, व्हिच वैल्यू विल बी फाइनेंस्ड बाय द फैक्टर, कि अगर मान लीजिए सेलर ने गुड्स को डिस्काउंट पे बेच दिया तो आपको कमीशन कितने पे मिलेगा, वो सब भी फाइनलाइज कर दो। देयरआफ्टर विद इन 7 to 8 days of the initial contract the factor agreements are signed, companies are notified and all the forms are filed, first advance is forwarded to the company, that is 70 to 82%। ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ही फाइनलाइज पहली बात हुई थी उससे 7-8 दिन में तो सब हो जाता है, एग्रीमेंट वगैरह साइन हो जाता है, और पहला 70-80% का एडवांस भी जा चुका है, बिकॉज़ डेटर्स उनके हाथ में हम कर चुके हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज है पॉइंट नंबर 1 to 11। 12, 13, 14, 15 जो वो एक्चुअली फैक्टरिंग में होता क्या बता रहे हैं, देखो। द सेलर परफॉर्म सर्विसेज और डिलीवर्स प्रोडक्ट दस क्रिएटिंग एन इनवॉइस, कि सेलर अपना सर्विस परफॉर्म करता है, प्रोडक्ट को डिलीवर करता है, और एक इनवॉइस क्रिएट हो गया। सेलर इस इनवॉइस को फैक्टर के पास भेज देता है, फैक्टर वेरीफाई करता है इनवॉइस को और एडवांस भेज देता है सेलर के पास में। अब ड्यू डेट तक वेट करता है, वो ड्यू डेट पे द बायर पेज द फैक्टर, फिर फैक्टर जो रिमेनिंग बैलेंस है वो वापस आपको दे देगा अपना कमीशन कट करने के बाद में। दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर, दिस इज ऑल अबाउट फैक्टरिंग, नथिंग, सुपर इजी कंसेप्ट यार। फिर अप्रेजल मेथोडोलॉजी हमने पढ़ी थी, तो बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि लोन में बैंक, ये जनरल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लोन, कि जनरली लोन ऑब्टेन करने का जनरल प्रोसेस क्या होता है, देखना स्टेप वाइज। स्टेप 1, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर लोन आ गया, क्रेडिट फैसिलिटी जो भी थी उसके लिए लोन आ गया, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास में आ गए, ठीक है। उसके बाद में प्री सैंक्शन विजिट भी हो गया, ठीक है। सबसे पहले चलो जिसको लोन चाहिए एप्लीकेंट,
एप्लीकेंट ने बैंक को दिया कि भैया मुझे लोन दे दो, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है। बैंक एक प्री सेंक्शन विजिट के लिए गया, हाँ चलो सब चीजें ठीक चल रही है। उसके बाद में चेक्स आरबीआई डिफॉल्टर लिस्ट, बैंक चेक करता है कि ये कहीं कोई किसी भी प्रकार का डिफॉल्टर तो नहीं है, डिफॉल्टर विलफुल डिफॉल्टर कहीं लिस्ट में तो नहीं है, अरे उस व्यक्ति को लोन नहीं देंगे ना, ये सब कर लिया। उसके बाद में बैंक के इंपैनल्ड एडवोकेट से जिस चीज को सिक्योरिटी के तौर पे दे रहा है, जिस असेट को सिक्योरिटी के तौर पे दे रहा है, ये सिक्योरिटी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस है कि नहीं, ये सही कि नहीं, टाइटल चेक करो। टाइटल चेक के लिए अपने एडवोकेट्स को दे दिया। साथ में वैल्यूएशन की इस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, वैल्यूएशन के लिए अपने इंपैनल्ड वैल्यूअर्स को भी दे दिया, ये भी हो गया। उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा कि हाँ इसके सैलरी कितनी है, इसको लोन देना है नहीं देना है। असेसमेंट ऑफ प्रपोजल एंड अप्रूवल बाय अथॉरिटी, अब अप्रूवल हो चुका है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, पूरा अग्रीमेंट होगा, मॉर्गेजेस क्रिएट हो जाएंगे और यहां पर जाके उसको लोन का पैसा दे दिया जाता है, डिसबर्समेंट ऑफ लोन, और लास्ट में पोस्ट सेंशन की कुछ माइनर एक्टिविटीज होती है। बहुत आसान है। क्या हो गया, सुनो, ये तो आप दिमाग में भी कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेंट है उसको चाहिए लोन कि भैया जी मुझको लोन दे दीजिए, वो आता है एप्लीकेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स के साथ में, डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन आगे दे दी कि सरकार ये बात है मुझे लोन प्लीज 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 दे दो। सुनो, उसका आ गया बैंक अब देखता है प्री सेंक्शन विजिट करा दिया, ठीक है, अब ये हो गया, आप क्या करें यार, ये कहीं डिफॉल्टर चेक किया, ये सुनो एडवोकेट वैल्यूअर अपनी रिपोर्ट दो, दे दी। अब ये एग्रेसिवली आता है, इसका फाइनेंशियल डेटा बनाया, इसके प्रपोजल को असेस किया, प्रपोजल को अप्रूव कर दिया, अग्रीमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, मॉर्गेज क्रिएटेड, द लोन इज डिस्बर्स्ड, द लोन इज डिस्बर्स्ड। एंड द लास्ट पॉइंट इज पोस्ट सेंक्शन, जो छोटी मोटी एक्टिविटीज होती हैं। ये है यारों आपका पूरा चैप्टर। इसमें कुछ शुरुआत के छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी वो देख लेंगे हम। तो प्रोजेक्ट फाइनेंस हो गया, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी का फैक्टरिंग हो गया, एंड देयर आफ्टर अप्रेजल मेथोलॉजी में हमने एंड में देखा। फिर आता है बॉन्ड और मसाला बॉन्ड। देखो बॉन्ड तो नॉर्मल बॉन्ड है कि आपने कहीं से भी अगर मान लीजिए बॉन्ड इशू किया, मतलब क्या हुआ, कंपनी आपको देगी बॉन्ड, आप कंपनी को दोगे 100 रुपए, बॉन्ड के ऊपर अगर इंटरेस्ट लिखा हुआ है 10% का, तो बॉन्ड जैसे भी डिसाइडेड है हाफ ईयरली ईयरली आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और जैसे टेन्योर कंप्लीट होगा, टेन्योर कंप्लीट होने पे आपको मिल जाएगा आपका प्रिंसिपल बैक। दैट इज अ नॉर्मल बॉन्ड। तो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू टीच यू बॉन्ड। यहां पे आप देखोगे तो बॉन्ड दिया है, गवर्नमेंट बॉन्ड जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड जो कॉर्पोरेट इशू करते हैं, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड जो कि बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, टैक्स सेविंग बॉन्ड ऐसे बॉन्ड जिसके ऊपर टैक्स सेविंग होती है। बॉन्ड के कुछ फीचर्स लिखे हैं, और भैया आपको ये पता ही नहीं है, सुन लो, बॉन्ड पे होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल एनुअली और सेमी एनुअली। टेन्योर इज जनरली 5 to 10 years एंड इट मे वेरी फॉर अ फ्यू डेज टू 20 to 30 years। जनरली 5 to 10 years होता है, बट कभी कभी फ्यू डेज के भी होते हैं और 20 to 30 years के भी होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कंपनीज के। प्रिंसिपल रीपेमेंट एट द एंड ऑफ टेन्योर एट फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो बॉन्ड पढ़ाने के लिए तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हाँ मसाला बॉन्ड पढ़ाने के लिए मेरा जन्म हुआ था। मसाला बॉन्ड के बारे में आपके दिमाग में एक ही चीज क्लिक हो जानी चाहिए, दिस बॉन्ड इज इशूड टू कीप योरसेल्फ सिक्योर फ्रॉम व्हाट, खुद को किस चीज से सिक्योर करने के लिए इशू किया जाता है, टू सिक्योर योरसेल्फ फ्रॉम करेंसी रिस्क। बस यही है। देखो मसाला बॉन्ड इट इज अ बोरिंग, तो क्या हो गया, इंडिया की कंपनी है, वो ओवरसीज से बोरिंग कर रही है, उसको बॉन्ड्स इशू करके। दीज आर रुपी डिनोमिनेटेड, व्हाई इट इज रुपी डिनोमिनेटेड, अरे तभी तो प्रोटेक्शन होगा, एंड दीज बॉन्ड्स आर नोन एज मसाला बॉन्ड। तो कोई भी इंडिया की कंपनी बॉन्ड्स इशू करके पैसा रेज कर रही है बाहर से, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू करके, रुपी डिनोमिनेटेड लोन ले रही है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू कर रही है, दैट इज मसाला बॉन्ड। Biggest advantage is that Indian company is protected from currency risk. Currency risk क्या है? The risk of higher amount of repayment because of depreciation the value of rupee. फिर फीचर आता है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, सबसे बड़ा फीचर वही है, इशू टू ओवरसीज इन्वेस्टर, प्रोटेक्ट फ्रॉम करेंसी रिस्क। फिर मैच्योरिटी पीरियड अप टू $50 million पर ईयर, 3 ईयर का रहेगा, एक्सीड्स $50 million पर ईयर, देन वो 5 ईयर्स का रहेगा, ये उनका टेन्योर हो गया। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग दैट इज 300 basis पॉइंट्स अबव द गवर्नमेंट यील्ड बैक। तो गवर्नमेंट यील्ड अगर 4% की है तो ये 300 बेसिस पॉइंट उसमें ऐड करो तो हो जाएगा 4 + 3 दैट इज 7% का आपका ऑल इन कॉस्ट सीलिंग हो जाएगा। रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर्स को आप देख सकते हैं किसको अलाउड अंडर मास्टर डायरेक्शन नंबर 5 1 जनवरी 2016 को इशू हुआ था, शुड नॉट बी रिलेटेड पार्टी। तो जो ये मास्टर डायरेक्शन नंबर 5 जो कि इशू हुआ था 1 जनवरी 2016, इसके अंदर जो लोग रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर हैं सिर्फ उनको देना अलाउड है, अदरवाइज किसी और को आप दे नहीं सकते। मसाला बॉन्ड। और यहां पे इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ एडिशनल टॉपिक्स पढ़े थे और हम किसी भी चीज को छोड़ने वाले नहीं हैं, तो हमने यहां पे पढ़े थे 7 एडिशनल टॉपिक। सबसे लग गया कि आरबीआई के कुछ सर्कुलर आए थे छोटे मोटे, क्या आया था, तो आरबीआई ने कुछ छोटी मोटी बात की थी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था, बट मैंने आपको बताना ठीक समझा बिकॉज आपके मॉड्यूल में एक छोटा सा इस बारे में दे रखा है। तो आरबीआई ने कैसे कह दिया था कि वर्किंग कैपिटल लोन को लेकर एक स्ट्रक्चर दिया था, जो मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल लोन के अंदर कितना परसेंटेज होगा, 40% का एक रूल यहां पे ले आए थे जो मैंने आपको बताया था। देन आफ्टर लोन अगेंस्ट शेयर्स के अंदर उन्होंने बताया था कि अगर लोन अगेंस्ट शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है तो एक परसेंटेज ही उसके अगेंस्ट लोन होगा, अगर डीमैट फॉर्म में तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगा। इस प्रकार की कुछ चीजें बताई थी उन्होंने, तो ये आपके नॉलेज के लिए था। यहां पर आता है हमारा फोरफिटिंग का कंसेप्ट। तो फोरफिटिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो आपको पूरा एक डायग्राम दिया था मैंने फोरफिटिंग का, इफ यू रिमेंबर। तो उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि फोरफिटिंग इज नथिंग, it is nothing, it is practically bill discounting only when an exporter uses the method of discounting of bill
टू गेट द अर्ली मनी। तो उसने एक्चुअली, आप समझो, मैं अगर आज एक एक्सपोर्टर हूं, मैं कर रहा हूं क्रेडिट सेल, पर मुझे अभी के अभी तुरंत पैसा चाहिए, तो मैं फोरफिटिंग करके उस इनवॉइस के बेस पे अभी पैसा रिसीव कर लेता हूं और बाद में उस इनवॉइस पे उस व्यक्ति को पैसा मिल जाता है। तो फोरफिटिंग इज नथिंग बट अप्लाइंग बिल डिस्काउंटिंग फॉर एन एक्सपोर्ट बिल, दैट इज फोरफिटिंग। चलिए, फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंस के की पार्टिसिपेंट। मैंने आपको कहा था, बस नाम याद रहेगा तो अच्छा है। गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, ओनर, प्रोजेक्ट कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, कस्टमर, कमर्शियल बैंक। अननेसेसरी ऐड किए हुए नाम है, ठीक है ना। ये सब कौन होते हैं? ये सब होते हैं की पार्टिसिपेंट्स इन अ प्रोजेक्ट फाइनेंस। अब सुनो, याद रखने के लिए भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, एक प्रोजेक्ट है, तो वो सामान जो बनाएगा वो खरीदेगा किसको और आगे किसको बेचेगा? नॉर्मल सप्लायर, कस्टमर। इसको तो भूल नहीं सकते भैया, सप्लायर से मैं सामान लूंगा, प्रोसेसिंग करके इनको बेचूंगा। इन दोनों को भी यहां पे ले लिया है कि ये भी पार्टिसिपेंट्स है। ओके, देयर आफ्टर आपके लिए गवर्नमेंट तो हर जगह पे रहने वाला है, और जो आपका इस पूरे प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को भी अननेसेसरी पार्टी कर दिया। ये सब इरिलेवेंट टॉपिक है, बट ठीक है। उसके बाद में हमारी जो हमने एक नई कंपनी क्रिएट की है, दैट इज प्रोजेक्ट कंपनी। तो ये प्रोजेक्ट कंपनी जो नई कंपनी क्रिएट हुई है, और उसके बाद में हमारा पैसा जहां से आया है, तो एक तो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर से पैसा आया होगा, फिर अपने लोन लिया होगा कमर्शियल बैंक से। सिंपल याद रखने के लिए समझ लो कि सप्लाई मतलब जोड़े में आता है। सप्लायर सामान खरीदते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट के बिना तो काम ही नहीं होगा। जो हमारा ठेकेदार बना रहा है पूरा, उसके बिना भी काम नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर एंड गवर्नमेंट। उसके बाद में भैया जो हमारे स्पॉन्सर, ओनर्स वगैरह हो गए, और कमर्शियल बैंक जैसे हम लोन लेंगे, ये हो गए की पार्टिसिपेंट्स इन प्रोजेक्ट फाइनेंस। फिर आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये आपको याद नहीं करना है, मैंने बताया था, बस एक फेयर आइडिया कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। जब भी आज मान लीजिए मैं एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं, उसके लिए पैसा रेस करूंगा, तो जब मैं पैसा रेस करना चाहता हूं, मुझे उनको कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना। तो दैट इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मैंने आपको बताया था कि आपको पूरा पढ़ना है। इसमें से कुछ अगर आपको कुछ 7 to 8 भी याद रहते हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक बार देख लो क्या क्या है। इंट्रोडक्टरी पेज, समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, पूरा पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। डिटेल्स अबाउट प्रमोटर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। यहां पे मैंने आपको रोमन सैनी के बारे में बताया था, अनअकैडमी का जो व्हाट डू यू कॉल इट, नॉट प्रमोटर, नॉट को-ओनर, फाउंडर है। करंट स्टेटस ऑफ द बैंक, इट्स प्रोडक्ट, टारगेट मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, टूल कैसे हम डिप्लॉय किए, कस्टमर के डिटेल्स क्या है, फिस्कल एक्विजिशन टाइप्स करने वाले, मींस ऑफ फाइनेंसिंग क्या होंगे, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्शन, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस क्या, आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फंड फ्लो, चीफ रेशियोज। मैं आपको कह रहा हूं, यहीं से आपके जैसे जो अपन सीएस के बच्चे होते हैं ना, उनके दिमाग में हाँ ये सब पढ़ा हुआ है, तो ये पॉइंट्स तो आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। Then break even point evaluation, product with capacity to build and process involved, project locations कहां है, cost of the project, availability of utilities, technical arrangement, market prospect, environmental aspect। ये मैंने क्यों अभी सारे के सारे बोले, ताकि अगर क्विक रिवीजन भी आप 5-6 बार देखते हो तो आई एम टेलिंग यू 7 to 8 पॉइंट्स तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। क्लियर बेटा जी। फिर स्पेसिफिक ऑफ प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट, अपनी नॉलेज के लिए मैंने आपको कहा था कि एक बार इसको मॉड्यूल की रीडिंग कर दें। मॉड्यूल में पूरा उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे रखा है, उसको नजर घुमा लेनी है, उसमें रीडिंग भी नहीं करनी बिकॉज़ इट्स अ स्पेसिमेन। फिर हमने पढ़ा कि फैक्टरिंग बहुत प्रकार की होती है यारो। फैक्टरिंग के अंदर में दो चीजें पढ़ी, एक तो एडवांटेजेस टू सेलर एंड टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। एडवांटेज सेलर, तो भैया सेलर को तो एडवांटेज है ना। क्या सेलर को सबसे पहले तो फंड्स तुरंत मिल गए, उसको वेट नहीं करना पड़ा कि भैया कब वो क्रेडिट सेल होगा, वो उससे पैसे मिलेगा 2 महीने बाद, तुरंत मिल गए। नेक्स्ट, पेपर वर्क, करस्पॉन्डेंस, पूरा पूरा फैक्टर संभालता है। नेक्स्ट, फॉलोअप, भैया पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरेस्ट रेट इतने हाई नहीं होते यहां पे। इमीडिएट फंडिंग अरेंजमेंट है, तो मुझे पैसों की जरूरत है, तो रादर देन बोरिंग मनी आई शुड गो फॉर फैक्टरिंग, कि मेरे ही डेटर्स को बेच देता हूं ना। एंड असेट्स अपने कोई एनकम्बर भी नहीं हुए, जैसे कि लोन लेते हैं तो हमारे कोई असेट पे सिक्योरिटी देनी पड़ती है। फैक्टरिंग पे पैसे भी अरेंज हो गए और कोई इंटरेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चालू नहीं हुई हमारी, और साथ ही साथ हमारा कोई सिक्योरिटी भी नहीं गया, एनकम्बरेंस भी क्रिएट नहीं होगा सिक्योरिटी पे। तो एडवांटेज है, एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस सेलर को। तो नाउ इट इज टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग के फैक्टरिंग कितने प्रकार की हो सकती है, देखो नॉन रिकोर्स और रिकोर्स, ये दो टाइप की हो सकती है। अगर ड्यू डेट पे कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, if on the due date customer defaults in the payment, then the bad debt will be borne by whom? If the bad debt would be borne by factor, it is known as non-recourse full factoring, that the factor cannot take the recourse of the buyer, non-recourse. But if the factor is allowed to take the recourse of the buyer, that is recourse factoring. So if अगर bad debt हो गया, वो bad debt buyer ही bear करेगा, तो वो recourse है, और buyer मना कर देगा और factor bear करेगा, तो वो non-recourse है। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी फैक्टरिंग, एडवांस फैक्टरिंग, हमेशा एडवांस ही होगी। मैच्योरिटी फैक्टरिंग में फैक्टर कुछ भी एडवांस पैसा आपको देगा ही नहीं। आपने उसको बिल दिया, बोलेगा ठीक है 2 महीने बाद पेमेंट आएगा, 2 महीने बाद पेमेंट आएगा, वो पेमेंट लाके आपको दे देगा, कुछ छोटा सा कमीशन चार्ज करेगा। और एडवांस फैक्टरिंग में आपने जिसको बिल दिया, वो अभी के भी आपको 80% पैसा है जो एक अमाउंट दे देगा, और बचा हुआ पैसा वो रिकवरी पे देगा। तो नॉर्मली एडवांस फैक्टरिंग की होता है सर, फिर मैच्योरिटी फैक्टरिंग की होता है। कुछ लोगों को क्या है कि हाँ पैसा भले बाद में आए, बट हमें हैंडल नहीं करना है, तो वो मैच्योरिटी फैक्टरिंग कराते हैं। नेक्स्ट इज अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग। अगर आपके कस्टमर को, बायर को फैक्टरिंग के बारे में नहीं बताया, अगर आपने अपने कस्टमर को, बायर को फैक्टरिंग के बारे में नहीं बताया है, दैट इज अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग। ठीक है। और इनवॉइस डिस्काउंटिंग, अगर आपका एक आधा इनवॉइस तो आप लेके गए, जैसे कि बिल डिस्काउंटिंग होता है, भाई यार ये डेटर से पैसा लेना, ये आप ले लो और पैसा भी दे दो मेरे को, दैट इज इनवॉइस डिस्काउंटिंग। या
ये हो गया टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। इस्लामिक बैंकिंग मैंने आपको बताया था, इस्लामिक बैंकिंग बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। इसके अंदर होता क्या है यार, जैसे कि नॉर्मल बैंकिंग के अंदर अपन क्या करते हैं कि लोगों को बोलते हैं इन्वेस्ट करो बैंक, सेविंग बैंक अकाउंट, बॉन्ड्स में, हम आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे 5-6% का, फिर हम लोग हमसे लोन लो, वहां पे हम लोन पे इंटरेस्ट देते हैं 10% का। इस्लामिक बैंकिंग डज नॉट बिलीव इन इंटरेस्ट ओनली, तो जो जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा वो लगाते हैं लोगों के बिजनेस में और उस बिजनेस से प्रॉफिट का शेयर लेते हैं और अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। तो इनके हिसाब से इंटरेस्ट हराम है, सो दे डू नॉट बिलीव इन इंटरेस्ट। सेकंड, ये हमारे यहाँ कैसा बैंक है, तो किसी को ड्रग बिजनेस, अल्कोहल बिजनेस करना है तो भी उसको पैसा मिल जाएगा। ड्रग्स तो खैर मतलब जो लिमिटेड अलाउड है उस तरीके से, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत जगह पर ड्रग्स अलाउड है ना, राइट। मतलब इफ यू सी यूएस में बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ड्रग्स अलाउड है, ड्रग्स में वीड वगैरह मिलता है दवाई की दुकान पे, ले लो एकदम मस्ती से ऐश करो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इंडिया में तो खैर अलाउड नहीं है, बाकी अगर कहीं पे अलाउड भी तो वो कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लोन ही नहीं देते, बिकॉज ये सब उनके ग्रंथों के हिसाब से हराम है। ओके और इंडिया में क्या इस्लामिक बैंकिंग हो सकता है कि बिल्कुल नहीं। इंडिया में अगर इस्लामिक बैंकिंग को लाना है तो पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। फिर एज सीएमए डेटा फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटी। सीएमए इज अ डेटा जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पूरा एनालिसिस देते हैं अगर आपको लोन लेना है तो। देखो क्या लिखा है इसमें, आप देते हैं पास्ट फाइनेंशियल हिस्ट्री, करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग, पोजीशन, हिस्ट्री याद रखना है। पास्ट फाइनेंशियल हिस्ट्री, करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सब आपको देना है ताकि आपको फिर क्रेडिट फैसिलिटी लोन आपको मिल जाए। ये डिफरेंट पार्ट्स में होता है, वर्किंग कैपिटल लोन, कैश क्रेडिट लोन किसी के लिए आप ले सकते हैं। जनरली ये कैसे होता है, पिछले 3 सालों का आपको देना होता है और नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स का आपको इसके अंदर डिटेल्स ऐड करो। मतलब पास्ट में 3 इयर्स, फ्यूचर 5 to 7 ईयर्स के प्रोजेक्शन देने होते हैं। फिर लास्ट टॉपिक इसके अंदर था अप्रेजल मेथोडोलॉजी, बहुत घुस के पढ़ा था, बड़ा मजा आया था। और ये था अप्रेजल ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि एक कंपनी को चाहिए वर्किंग कैपिटल, तो किस बेस पे बैंक डिसाइड करेगा कि इनको कितनी वर्किंग कैपिटल देनी है। सबसे पहला हो गया ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। आपके यहां पे ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है बेटा जी, आपने आज रॉ मटेरियल परचेज किया, ये रॉ मटेरियल को बेच के, आप पूरे असेट को बेच के, फाइनल गुड को बेच के पैसा कब तक रिकवर कर लेते हो। तो फर्स्ट आउटफ्लो ऑफ मनी से लेकर फाइनल इनफ्लो ऑफ मनी तक कितना समय लगता है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि मैं सुबह निकला था आलू खरीदने 4 बजे और फिर मैंने पूरे वड़ा पाव शाम तक बेच दिए थे 4 बजे तक, तो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल मैंने देखा था। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ा हो सकता है। तो एक फर्स्ट मेथड का इतना सा कहना है कि एक कंपनी को वर्किंग कैपिटल लोन देंगे बेस्ड ऑन इट्स ऑपरेटिंग साइकिल। नेक्स्ट इज टर्नओवर मेथड, ये बहुत 4 मार्क है, इसका मैंने एग्जांपल के साथ पढ़ाया था। टर्नओवर मेथड के अंदर क्या होता है बेटा जी कि आपका जो टर्नओवर है उसके बेस पे आपको लोन मिलेगा। अगर आपको याद हो वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल कितना, आपका जितना भी टर्नओवर, एग्जांपल ले लो 100 करोड़, उसका 25% कर देंगे, ये आ गया 25 करोड़। 25 करोड़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बट इसका लोन नहीं मिलेगा। इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन भी तो है, तो मान लो आपके बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन होता है 5% ऑफ टर्नओवर, तो 100 करोड़ का टर्नओवर में 5% मतलब 5 करोड़, तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो 25 करोड़ में से 5 करोड़ हटा दो तो 20 करोड़ का आपको लोन मिल जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मेथड, नायक कमेटी के मेथड के हिसाब से क्या होगा कि आपका टर्नओवर का 25% लो, उसमें से प्रॉफिट एलिमेंट निकालो, तो जो बचता है उतना वर्किंग कैपिटल लोन आपको मिलेगा। फिर आ गया मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस मेथड विच इज टंडन कमेटी। टंडन कमेटी ने 3 मेथड दिए कि 3 तरीके से ले सकते हो भैया। एक तो क्या कर लो आप, 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो क्या कह रहे हैं कि 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, इतना आपको लोन मिल जाएगा। तो 75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सेकंड मेथड बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 75% ऑफ टोटल करंट एसेट्स, 75% of total current assets and borrowing has to provide a minimum 20% of total current assets as the margin out of total sum loan. So 75% of total current asset का लोन मिल जाएगा, that is method 2. तो method 1 क्या हो गया, 75% of total current asset minus current liability. Second method टंडन मैक्सिमम परमिसिबल का टंडन कमेटी के अंदर ही सेकंड मेथड 75% of total current asset, और थर्ड हो गया 75% of total current asset excluding the core current asset. Excluding core current asset from the total asset, the core as finance out of the long term लोन। ये क्या कहने की कोशिश करें, द टर्म कोर करंट एसेट रिफर्स टू एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करंट एसेट व्हिच इज रिक्वायर्ड एनी टाइम टू कैरी आउट द मिनिमम लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। दिस इज सेम एज मेथड सेकंड मेथड, मतलब 75% ऑफ करंट एसेट ही है, लेकिन इसमें से माइनस कर दो कोर करंट एसेट। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। तो टंडन कमेटी के 3 मेथड है। पहला हो गया 75% वर्किंग कैपिटल गैप, सेकंड हो गया 75% ऑफ टोटल करंट एसेट, थर्ड हो गया 75% ऑफ टोटल करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट। फिर कोर कमेटी आलसी है, बोले हमारे हिसाब से टंडन कमेटी का सेकंड मेथड है ना 75% ऑफ टोटल करंट एसेट वही सही है, बस उससे कंपनीज पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। फिर एक कैश बजट सिस्टम, उसने कहा भैया जी बात तो आपकी सही है, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर साल में कुछ जगह पे उनका इनफ्लो बहुत सारा होता है, मनी का इनफ्लो, और उनका जो मनी की नीड है वो साल भर चलती रहती है। तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा उनके किन सीजन में उनका ज्यादा मॉनेटरी इनफ्लो होता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्किंग कैपिटल लोन देना है। तो भैया जी लास्ट मेथड और फर्स्ट मेथड ने कोई अमाउंट नहीं दिया है,
बस उन्होंने एक तरीका बता दिया। और लास्ट है अप्रेजल ऑफ टर्म लोन, ये क्या वर्किंग कैपिटल लोन के अप्रेजल होगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैंने नायक कमेटी को इंपॉर्टेंट मार्क कराया, टंडन को भी इंपॉर्टेंट समझ लो। अप्रेजल ऑफ टर्म लोन कि अगर कोई आप टर्म लोन दे रहा है तो भाई जी वो आपका क्या क्या देखेगा, वो देखेगा वेदर द बिजनेस इज टेक्निकली फीजिबल होनी, कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से फीजिबल है कि नहीं है, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी है कि नहीं, बिकेगा या नहीं, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी है कि नहीं कि बिक भी गया तो प्रॉफिट होगा कि नहीं, एंड मैनेजरियल कॉम्पिटेंस है कि नहीं कि हमारा मैनेजमेंट स्टेबल रहकर उसको हैंडल कर सकता है या नहीं। ये चारों चीजें देखी जाएगी और फिर जाकर आपको टर्म लोन मिलेगा। क्या? टेक्निकल फीजिबिलिटी, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी एंड लास्ट इज मैनेजरियल कैपेसिटी। ये सारी चीजें देखी जाएगी, कॉम्पिटेंस, और फिर आपको लोन दिया जाएगा यारो। यारो मेरा इंटेंशन रहता है कि आपका ये क्विक रिवीजन कम से कम रखूं, पर मैं क्या करूं यारो, मैं यहां पे देख रहा हूं आई थिंक 35 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इससे ज्यादा मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकता, बट आई होप दैट दिस पावर पैक सेशन यू वर एबल टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर इन अ ब्यूटीफुल फैशन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि इसे आप बार बार लगातार देखते रहिए यारो, जिससे कि आपको मस्ती में सारी चीजें याद रहेगी। ओके बेबी, that'll be all for this session. Thank you so much for your nice patience, and I'll see you evil for next session. Yes, अब आप बच्चों को एक चीज पेन डाउन करनी है यारो, ये पेन डाउन कर लीजिएगा आपके नोट्स की शुरुआत में। ओके, that'll be all for this session. Thank you so much for your nice patience. खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो. Make me proud, make your parents proud, make everyone around proud. Bye bye.